So now we will study about the later Vedic society. See, at the end of the lecture, we will be able to compare these two societies, that is Rig Vedic society with the later Vedic society. So there will be around 20 points of differences that lies between this society. So we will study that these differences at the end of this lecture. Okay. We will study the later Vedic society in the same pattern. We will try to divide it into various aspects, like we will try to study its economy, we will try to study its polity, religion, society. Okay, so let us start with the later Vedic society. See, later Vedic society we will try to study later Vedic society on the basis of various texts, religious texts. Various religious texts were written by the Aryan priests, Aryan sages, Aryan rishis, and on the basis of the text we will be able to construct the society as was prevalent during the later Vedic period. So what were these religious texts? Mainly there were three Vedas that were written during this period. तो ये कौन कौन से वेदा थे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामवेद, यजुर्वेद एंड लास्टली अथर्ववेद. जो आपके ये तीन वेदास है और साथ के साथ ऋग वेदा और उपनिषद, संहिताज, आपके आरण्यकाज क्या होते हैं, हिंदू फिलोसॉफिकल सिस्टम्स है. देयर आर 6 ब्रांचेस ऑफ हिंदू फिलोसॉफिकल सिस्टम्स. वो हम जब हम रिलीजन पढ़ेंगे इस लेक्चर के बाद वी विल ट्राई टू स्टडी रिलीजन. हम बेसिकली हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ेंगे. तो वहां पे हम ये सब तीनों वेदास डिटेल में पढ़ेंगे. अभी के लिए जानने की जरूरी है कि बस ये जो टेक्स्ट है इनके बेसिस पे हम अब अपनी लेटर वैदिक सोसाइटी पढ़ने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सी, जो ऋग्वेदा था, ऋग्वेदा हमने देखा कि इट वाज रिटन ड्यूरिंग द पीरियड 1500 to 1000 BCE. ये जो ऋग्वेदा है ये किस एरिया में लिखा गया है? किस एरिया में लिखा गया है? सबसे पहले जो आपके आर्यंस थे हमने देखा सप्त सिंधु रीजन में सेटल हुए थे. सप्त सिंधु रीजन. तो ये रीजन कौन सा रीजन है? जहां पे आपकी इंडस और उसकी 7 ट्रिब्यूटरीज लाई करती हैं. तो बेसिकली इनका जो एरिया ऑफ सेटलमेंट है वो आप देखेंगे पंजाब रीजन होगा. ब्रिटिश इंडिया में आपका पंजाब पाकिस्तान में भी लाई करता था और इंडिया में भी लाई करता है. तो हम ये जो आपका पंजाब है ये हम इसको पाकिस्तानी पार्ट ऑफ पंजाब भी लेके चलेंगे और साथ के साथ इंडियन पार्ट ऑफ पंजाब भी लेके चलेंगे. तो ये जो एरिया यहाँ पे अर्ली ऋग्वेदिक आर्यन सेटल हुए, इन्होंने ऋग्वेदा लिखा. ठीक है. ये जो वेदा से ये कौन से एरिया में लिखे गए थे? ये कैसे पता चलेगा कि ये इसी एरिया में लिखे गए? आप जब ऋग्वेदा है इसका टेक्स्ट पढ़ोगे, हमने देखा कि टेक्स्ट के बेसिस पे हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ट्रेस कर सकते हैं. तो इसके टेक्स्ट में एक हिम्न है, एक भजन है. उस हिम्न में आपके जो सेज वशिष्ठ हैं, जो ऋषि वशिष्ठ हैं, वो आपके रास्ता मांग रहे हैं. किनसे रास्ता मांग रहे हैं? जो आपकी बियास और सतलुज है उनका पर्सोनिफिकेशन किया गया. हमने देखा कि ऋग्वेदिक पीरियड में जो आपके नेचुरल फोर्सेस थे उनको पर्सोनिफाई किया गया. तो वो ही प्लीड्स बिफोर, ये सेज वशिष्ठ प्लीड्स बिफोर बियास एंड सतलुज रिवर गॉडेस दैट दे शुड रिसीड देयर वाटर्स, उनका पानी कम हो, सो दैट दे कैन क्रॉस द रिवर्स इजीली.
तो ये यहां से पता चलता है कि इनका एरिया कहाँ रहा होगा। यहां से भी हम ट्रेस कर सकते हैं ब्यास और सतलुज, मतलब आपका सप्त सिंधु रीजन। अब हम ये देखेंगे कि ये पीरियड जो था ये तो हमने देख लिया, लेटर वैदिक सोसाइटी आपका पीरियड होगा 1000 से 500 BCE। तो ये जो आपके टेक्स्ट जो लिखे गए हैं ये रफली आपके इतने ही अराउंड 1000 से 800 BCE तक ये सारे टेक्स्ट दे वर कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, अब हम ये देखेंगे ये किस एरिया में लिखे गए हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजन्य। ठीक है, ये जो बैटल ऑफ 10 किंग्स था हमने देखा कि इसमें आपका जो भरत क्लैन है, भरत क्लैन इमर्ज्ड एज द विनर। ठीक है, भरत क्लैन ने आपके जो 10 किंग्स थे, जो 10 किंग्स थे, 5 आर्यंस और 5 नॉन आर्यंस, उनकी अलायंस को हरा दिया। तो जो आपका विनिंग साइड था वहां से था भरत क्लैन। साथ के साथ जो आपके लूजिंग साइड पे जो आर्यन ट्राइब था उसमें से एक आर्यन ट्राइब था, दैट इज पुरु क्लैन। तो इस बैटल के बाद ये जो था इनके दोनों के बीच में अलायंस हुआ। ये दोनों के जो दोनों ट्राइब्स थे ये मर्ज कर गए, एक दूसरे में फ्यूज कर गए, फ्यूजन हुआ, इनके बीच में अलायंस हुआ और भरत और कुरु को के जो कॉम्बिनेशन है इससे नया क्लैन आया जिसको बोला गया कुरु क्लैन। ठीक है, तो ये जो कुरुज थे, जिस एरिया में ये जो कुरुज थे ये सेटल हुए, उस एरिया को बोला गया कुरुक्षेत्र, कुरुओं का क्षेत्र। द रीजन, द एरिया, द क्षेत्र इन विच द कुरुज सेटल्ड, दैट इज कुरुक्षेत्र। तो ये जो एरिया था जहां पे यहां पे उनका ओरिजिनल सेटलमेंट था, दिस वाज द ओरिजिनल सेटलमेंट। अब यहां से क्या होगा, दे विल स्टार्ट फ्रॉम, यहां से जो आपका पंजाब रीजन से दे विल स्टार्ट टू एक्सपेंड टुवर्ड्स द ईस्ट। तो आपका ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होगा आर्यंस का, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन। ठीक है, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन में जो उनका फर्स्ट फेज होगा, फर्स्ट फेज में देयर विल बी 2 phases ऑफ दिस एक्सपेंशन। फर्स्ट फेज में दे विल सेटल इन द एरिया कुरुक्षेत्र। तो ये जो कुरुक्षेत्र है ये आपका मॉडर्न दिल्ली प्लस वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी ये वाला एरिया को कंप्राइज करता है। ठीक है, तो ये जो कुरुक्षेत्र का ये जो किंगडम आया, इसकी कैपिटल थी आपकी, जहां पे राजा बैठता था हेडक्वार्टर्स, और जो कैपिटल थी उसको बोला गया आपका हस्तिनापुर, हस्तिनापुर। ये जो है आपका मॉडर्न मेरठ है, मॉडर्न में कौन सा है, मेरठ, जो आपका यूपी में लाई करता है, वेस्टर्न यूपी में। ठीक है, अब ये जो कुरु क्लैन था, ये जो कुरु क्लैन था, कुरुज का जो कुरुज है वो आपके, आपने देखा कौरव और पांडव कुरु क्लैन से बिलोंग करेंगे। ठीक है, जब महाभारत होगी तो कुरु क्लैंस का फर्दर अलायंस होगा पंचाल ट्राइब के साथ। ठीक है, तो आपके पांचाल ट्राइब कहां पे है, ये जो रीजन है पांचाल, ये आपका मॉडर्न बरेली, बुदाऊं, फरुखाबाद। आप मैप में देखिएगा, ये भी अराउंड आपको थोड़ा वेस्टर्न यूपी से थोड़ा सा ईस्ट की तरफ चल के है। ठीक है, तो ये जो कुरु पांचाल रीजन है, इनका डोमिनेंस कहां का होगा, यहां पे आपका आ गया दिल्ली, फिर आया वेस्टर्न यूपी,
फिर थोड़ा सा आप ईस्ट चलोगे तो आपका बरेली, बुदाऊं और फर्रुखाबाद आ गया। ठीक है, तो ये जो रीजन है इसको हम बोलेंगे कुरु पांचाल किंगडम। ठीक है, जो आपकी पांचाली, यहां से पांचाली आया, जो आपकी द्रौपदी थी उनको पांचाली भी बोला गया बिकॉज शी हेल्ड फ्रॉम पांचाल किंगडम। तो ये जो रीजन है जहां पे कुरु पांचाल किंगडम लाई किया गया, वो ये 3 एरियाज को कॉम्बिनेशन है। आप इसको देखोगे तो ये रीजन कौन सा है, सी दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो बॉक्स में व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर इन बॉक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ये जो है ये आपका 2 रिवर से आपकी गंगा और यमुना, उन दोनों के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो गंगा और यमुना जो दोआब बनाती है, ये जो रीजन है उसमें लाई करता है। सी गंगा और यमुना कहां जाके मिलेगी, गंगा और यमुना जाके मिलेगी आपका, ये क्या है आपका प्रयागराज, जो कि जिसका पहले नाम था इलाहाबाद। ठीक है, तो गंगा यमुना दोआब हो गया, और इसको हम और क्या बोलते हैं, अपर गैंगेटिक बेसिन। सी जो गंगा का बेसिन है उसको हम 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, अपर गैंगेटिक बेसिन, मिडिल गैंगेटिक बेसिन और लोअर गैंगेटिक बेसिन। आपका अपर गैंगेटिक बेसिन हो गया आपका उत्तराखंड। ठीक है, आपका ये जो मेन जो है, ये जो रीजन है, ये आपका वेस्टर्न यूपी से लेके ऑलमोस्ट ये प्रयागराज तक का है। ठीक है, फिर प्रयागराज के बाद आपका जब ईस्टर्न यूपी और बिहार आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड मिडल गैंगेटिक बेसिन। जो आपका गंगा का मिडल रीजन वो कंप्राइज करता है ईस्टर्न यूपी और बिहार। और फाइनली आपका होगा लोअर गैंगेटिक बेसिन। लोअर गैंगेटिक बेसिन आपका कहां लाई करेगा, दैट लाइज इन द बांग्लादेश, और उसके बाद गंगा विल मर्ज इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये रीजन कौन सा हो गया आपका, गंगा यमुना दोआब और अपर गैंगेटिक बेसिन। तो जिस एरिया में, सी यहां पे हमने एरिया देख लिया, पीरियड देख लिया कहां पे ऋग्वेदिक कंपाइलेशन हो, तो जिस एरिया में ये 3 वेदों का कंपाइलेशन हुआ, ये आपका ये जो रीजन है आपका दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, कुरु पांचाल किंगडम, गंगा यमुना दोआब, अपर गैंगेटिक बेसिन, ये आपका एरिया जहां पे आपका ये तीनों वेदों का कंपाइलेशन हुआ। ठीक है, नाउ वी विल ट्राई टू स्टडी कि आपका एक्सपेंशन हो रहा है। सी आर्यंस दे विल कंटिन्यू एक्सपेंडिंग ईस्टवर्ड। तो पहले पंजाब से ईस्टवर्ड मूव किए फर्स्ट फेज, तो वो आपका कौन सा रीजन हुआ, वो आपका कौन से एरिया में लाई करेंगे, दैट इज जो कुरुक्षेत्र किंगडम जहां बनाएंगे, कुरु पांचाल किंगडम, वो आपका लगभग वेस्टर्न यूपी से लेके बरेली और ये आपका गोदाम रीजन तक है। ठीक है, अब इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि ये जो एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें जो रीजन है, ये जो वारफेयर होगा, अब इसमें विनिंग फैक्टर अगेन वी विल ट्राई टू स्टडी कि आर्यंस क्यों जीत रहे हैं जो वॉरफेयर है, क्योंकि वो जैसे जैसे ईस्टवर्ड एक्सपेंड करेंगे दे विल मीट मल्टीपल ट्राइब्स, मल्टीपल कल्चर्स। ठीक है, नॉन आर्यंस कल्चर्स मिलेंगे, तो दे वर एबल टू डिफीट देम। तो उसका देखेंगे रीजन सबसे पहले। सी अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं, ये जो फेस है, ये जो लेटर वैदिक पीरियड है, सबसे पहले हमने ऋग्वेदा में पढ़ा था, ऋग्वेदिक पीरियड में, कि लेटर वैदिक पीरियड को वहां पे हमने कंपेयर किया था। लेटर वैदिक पीरियड को बोलते हैं हम PGW प्लस आयरन फेस। ऐसा क्यों बोला जाता है, सी क्योंकि जो लेटर वैदिक पीरियड था इसमें बड़ी डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ पोट्री यूज होती थी।
डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ पोट्री, बड़ी यूनिक पोट्री थी ये, डिस्टिंक्ट एंड यूनिक टाइप ऑफ पोट्री, जिसको हम बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। इसको बोला जाता है पेंटेड ग्रे वेयर। सी ये जो थी, आप इंटरनेट पे जाके इमेजेस उठाइएगा पीजीडब्ल्यू की, दैट इज ग्रेइश इन कलर थी ये पोट्री। तो इसका क्या मतलब है कि खाली यही इसी टाइप की पोट्री आपकी प्रैक्टिस होती थी लेटर वैदिक पीरियड में? सी ऐसा नहीं है, हम जस्ट लेटर ऑन पढ़ेंगे। देयर वाज टोटल 4 टाइप ऑफ पोट्रीज, लेट अस ट्राई टू स्टडी इट हियर ओनली। सी पोट्री जो थी आपकी लेटर वैदिक पीरियड में 4 टाइप की थी। सबसे कॉमन जो पोट्री थी दैट इज रेड एंड ब्लैक पोट्री। रेड एंड ब्लैक पोट्री हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं 2 बार। ये सेम आपका यूज होता था हड़प्पा में भी और फिर ऋग वैदिक पीरियड में भी। उसके बाद हम देखेंगे रेड पोट्री, मतलब जिसका खाली कलर रेड कलर की पोट्री होगी, बाकी ब्लैक कलर का कोई डिजाइन नहीं होगा। तो ये जो 2 टाइप की पोट्री थी ये मोस्ट कॉमन थी। मतलब दिस टाइप ऑफ पोट्री वाज यूज्ड बाय मासेस। तो जब ये मासेस यूज करेंगे मतलब इसका आपकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इन 2 टाइप ऑफ पोट्रीज का होगा। 3rd टाइप ऑफ पोट्री थी आपकी ब्लैक स्लिप्ड वेयर। सी ब्लैक स्लिप्ड वेयर मतलब ये पूरी ब्लैक पोट्री थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दिस इज इंपॉर्टेंट, स्लिप्ड। सी स्लिप क्या होता है? यह है स्लिप से। स्लिप आपका मिक्सचर होगा क्ले का, ब्लैक क्ले का, प्लस अदर एलिमेंट्स होंगे आपके। अब अदर एलिमेंट्स कौन से ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होगा, आपकी ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स या फिर एंटायरली ब्लैक पोट्री प्रोड्यूस होगी। तो ये बड़ी यहां से जो ये जो मिक्सचर है, ये जो स्लिप है, इसकी वजह से इसको शाइन भी मिलेगा। तो दैट इज शाइनी पोट्री। तो ये आपकी 1, 2, 3 और चौथी ये 4 टाइप की पोट्री थी। लेकिन लेटर वैदिक फेस को पीजीडब्ल्यू फेस इसलिए बोला गया है कि सबसे यूनिक पोट्री ये थी। तो इसको ये जो टाइप की पोट्री आपको लेटर वैदिक पीरियड के साथ एसोसिएट की गई है। ठीक है। सेकंड हम ये देखेंगे कि आयरन की डिस्कवरी 1000 बीसी में हो चुकी थी इंडिया में। सी आयरन की डिस्कवरी का क्या मतलब है कि फर्स्ट आप एक्सट्रैक्ट करोगे आयरन ओर को, और उसके बाद आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आयरन की स्मेल्टिंग होगी। स्मेल्टिंग है एक प्रोसेस है जिससे आपकी आयरन और आयरन मेटल में कन्वर्ट होगी। तो जब तक आपको स्मेल्टिंग की जानकारी नहीं होगी तो आयरन का कोई फायदा नहीं है। तो यहां पे क्या था, 1000 बीसी में पीपल गोट टू नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग। ठीक है। तो 1000 बीसी में 2-3 जगह पे हमें आयरन की डिस्कवरी फर्स्ट टाइम आपको आयरन मिला। एक तो था धारवाड़ रीजन। जो धारवाड़ रीजन है वो आपका लाई करता है कर्नाटका में। ठीक है। ये जो आप बाद में पढ़ोगे ज्योग्राफी में, जब आप मेटल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे, आप मेजर जो मिनरल्स हैं, मेटेलिक ओर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में पढ़ोगे, तो उसमें देखोगे आप आयरन ओर का एक जो स्पॉट है, एक जो हॉटस्पॉट आयरन ओर का, वो आपका इस रीजन में लाई करता है, धारवाड़ रीजन में। सी ये जो रीजन है, इसके साथ साथ आप देखोगे कर्नाटका में अगर आपने देखा होगा बेलारी माइंस है। इसका एक स्कैंडल भी हुआ था बेलारी ब्रदर्स का। ठीक है। वो देवर उन पे एलिगेशंस थी कि वो इलीगली आपका आयरन ओर को माइन करके देवर स्मगलिंग इट अब्रॉड। ठीक है। सो देवर बेलारी पॉलिटिशियंस। ठीक है। तो कर्नाटका में है बेलारी माइंस, साथ साथ आपका गोवा में भी, और आपका रत्नागिरी आपका सबसे लोअर पोर्शन है महाराष्ट्र का। ये जो तीनों रीजन है ये इस हॉटस्पॉट को क्या करते हैं, डिपिक्ट करते हैं। तो ये जो एरिया है
इस एरिया में पूरा का पूरा आपका आयरन और कंसंट्रेशन है इंडिया में। गोवा में भी आपने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग पे बैन लगा दिया था, क्योंकि यहां से भी आपका क्या था, एक तो इलीगल स्मगलिंग का इशू था, दूसरा ये क्या था, ये आपका एनवायरनमेंट को काफी इम्पैक्ट कर रहा था। तो एक तो ये हो गया धारवाड़ में सबसे पहले आपको देखने को मिला साउथ इंडिया में। दूसरा आपका कर्नाटका, आपकी कर्नाटका के अलावा आपका दूसरी जगह जब अराउंड 1000 BC में आयरन देखने को मिला, दैट इज आपका गांधारा रीजन। गांधारा रीजन क्या है, हमने देखा अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसके बाद क्रॉस करेंगे तो जो आपका वेस्टर्न पाकिस्तान का जो पार्ट है जहां पे पेशावर लाई करता है, मॉडर्न पेशावर आप देखिएगा मैप में, पेशावर लाई करता है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जहां थी, ये वाला जो रीजन है ये आपका गांधारा रीजन। यहां पे भी आपको आयरन की प्रैक्टिस और आयरन का यूज देखने को मिला सेम पीरियड में। साथ साथ हम देखेंगे कि कुरु किंगडम में भी आयरन का यूज स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो सी आयरन का यूज स्टार्ट हो गया, लेकिन आयरन का यूज हम दो उसमें देखेंगे। सी एक तो आयरन का आप करोगे प्रोडक्टिव यूज, मतलब आप उसको एग्रीकल्चर में यूज करोगे। दूसरा आप करोगे उसका डिस्ट्रक्टिव यूज, दैट इज आप यूज करोगे वारफेयर में वेपन्स प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो यहां पे आपका वेपन्स होगा, एग्रीकल्चर में आपके टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे। सी जो आयरन था उसका जो एग्रीकल्चर के लिए आप देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड में भी ज्यादा यूज नहीं हुआ, बहुत ही मिनिमम स्केल पे, बहुत ही फ्यू टूल्स आपको, आपका जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेशन किया तो बहुत ही फ्यू टूल्स रिकवर हुए हैं। तो यहां से हम ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर पे आयरन का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यूज था। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंकेज है, नेग्लिजिबल यूज हम देखेंगे बाद में एग्रीकल्चर के बारे में जब स्टडी करेंगे। दूसरा हम देखेंगे जो वारफेयर था, ये जो वेपन्स बन रहे डिफरेंट टाइप के, आपकी स्वॉर्ड्स बनेंगे, इसी की स्पीयर्स बनेंगे, आपके बाण एरो हेड्स बनेंगे, तो आपके सुपीरियर वेपन्स आपका जो है आयरन से बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे सी कि जब आयरन का यूज होगा, आयरन के यूज की वजह से जो सुपीरियर वेपन्स आए हैं, सुपीरियर जो वेपन्स आए हैं, इसलिए जो आयरन से दे वर एबल टू डिफीट देयर ओपोनेंट्स इजीली बिकॉज दे वर यूजिंग सुपीरियर वेपन्स ऑफ आयरन। ठीक है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट आपका ऑक्यूपेशनल ग्रुप कौन सा रहेगा, ब्लैक स्मिथ। दिस इज एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप। तो फर्स्ट फेज में वो पंजाब से आपका कुरुक्षेत्र तक, कुरुक्षेत्र मतलब दिल्ली प्लस वेस्टर्न यूपी रीजन पे मूव करके, दिस वाज फर्स्ट फेज। सेकंड फेज में, सेकंड फेज में क्या होगा, सी उनका फर्दर ईस्टवर्ड, अब क्या फर्स्ट फेज के बाद फर्दर ईस्टवर्ड एक्सपेंशन का रीजन क्या है। सी हम देखेंगे कि अराउंड 950 BCE, 950 BCE, 950 BCE में क्या हुआ था, आपका महाभारत हुआ था, महाभारत हुआ था। महाभारत में क्या था आपका, कौरव्स और पांडव्स, कौरवास और पांडवास के बीच में इपिक फाइट हुई थी, इपिक बैटल हुआ था जिसको बोला महाभारत। ये क्या था, ये क्या था, फ्रेट्रीसाइडल बैटल था, फ्रेट्रीसाइडल वार थी, क्योंकि ये क्या सेम क्लैन को बिलोंग करते हैं, बोथ ऑफ दीज बिलोंग टू द कुरु क्लैन। तो ये भाइयों के बीच में लड़ाई थी। ठीक है,
तो ये जो लड़ाई थी ये आपकी किंगडम की, राज्य पे कौन शासन करेगा। किंगडम मतलब हम देखेंगे यहाँ पे सेटलमेंट होनी स्टार्ट हो गई है, टेरिटरीज होनी स्टार्ट हो गई। पहले क्या था, जन था, यहाँ पे जनपद होगा। वी विल स्टडी इट लेटर। तो ये बेसिकली आपकी लैंड और टेरिटरी के लिए फाइट थी कि यहाँ पे इस टेरिटरी में कौन, हु विल बी द किंग। सो दीज वर द टू कंटेस्टिंग फैक्शंस। तो इसमें क्या हुआ कि इन फाइटिंग दोनों इनके बीच में इतनी हुई कि ये जो है पूरा का पूरा क्लैन का डिस्ट्रक्शन हो गया। डिस्ट्रक्शन हो गया फाइटिंग की वजह से, वॉरफेयर की वजह से। साथ के साथ आपके हस्तिनापुर में जो इनकी कैपिटल है उस टाइम पे फ्लड्स भी आए थे। तो इसकी वजह से द किंगडम वाज इन रूइंस। सो इसके बाद दे डिसाइडेड टू, द आर्यंस डिसाइडेड टू माइग्रेट ईस्टवर्ड्स। ठीक है, इसलिए यहां से ये जो है आपका कुरुक्षेत्र से सेकंड फेज फर्दर ईस्टवर्ड आपका एक्सपेंशन होगा। ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होके ये कहां पे सेटल करेंगे, आपका जो कौशला, कौशला आपका ईस्टर्न यूपी में लाई करता है। कौशला किंगडम है, इसी में आपका अयोध्या भी है। इससे पहले अयोध्या का क्या बोला जाता था, फैजाबाद, जिसका जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने उन्होंने इनका नाम फैजाबाद का नाम चेंज करके अयोध्या रख दिया। ठीक है, तो अयोध्या इज कनेक्टेड विद द स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा। लेकिन जो 3 ऋग्वेदिक आपके लेटर वैदिक टेक्स्ट देखे उसमें आपका क्या है, रामायण का कोई भी विवरण नहीं है। तो ये कौशला हो गया आपका ईस्टर्न यूपी। फिर हम देखेंगे वो लगभग इलाहाबाद, कौसंबी में भी कुछ, कौसंबी आपकी कौसंबी आपकी जो है सिटी ये है इलाहाबाद के पास। ये आपका ईस्टर्न यूपी होगा कौशला, और प्लस विदेहा ये किंगडम राइज हुए इसके बाद, जब ये आर्यंस आपका ईस्ट की तरफ मूव करेंगे। तो इसको क्या बोला जाता है, नॉर्दर्न बिहार। ठीक है, तो आर्यंस का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हो रहा है, तो उनको दूसरे टाइप के कल्चर्स इनकाउंटर किए उन्होंने, दूसरे टाइप ऑफ पीपल्स उन्होंने इनकाउंटर किए व्हाइल दे आर माइग्रेटिंग ईस्टवर्ड्स। ठीक है, तो ये जो कल्चर्स थे ये आपके जो आर्यंस थे ये तो सुपीरियर वेपन यूज करते थे, आयरन वेपन्स यूज करते थे, लेकिन ये आपके स्टिल इनका अभी भी दे वर लिविंग इन द ब्रॉन्ज एज। तो ये क्या थे, ब्रॉन्ज के टूल्स, ब्रॉन्ज के वेपन्स यूज कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए दीज पीपल गॉट डिफीटेड इन दीज वार्स। और यहाँ पे जो रीजन है आपका ईस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न बिहार, फर्दर आर्यंस का उन्होंने एक्सपेंशन किया अपना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो पीपल थे इनकाउंटर किए, इनकी 2 डिस्टिंक्ट फीचर थी। एक तो देवर यूजिंग ब्रॉन्ज वेपन्स, ब्रॉन्ज टूल्स, प्लस रेड एंड ब्लैक पोटरी भी उनकी यूज हुई। तो यहाँ पे हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये आपका लेट हड़प्पन कल्चर को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। लेट हड़प्पन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो आर्यंस ये आपका एक्सपेंशन हो रहा है, दे माइट हैव एनकाउंटर्ड द पीपल प्रैक्टिसेस इन द लेट हड़प्पन कल्चर। लेकिन हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये प्योर लेट हड़प्पन कल्चर नहीं है, इसमें एलिमेंट्स है हड़प्पन कल्चर के, प्लस साथ साथ अदर कल्चर्स भी मिक्स्ड है, इसमें अदर कल्चर्स भी मिक्स्ड है। तो आपका प्योर हड़प्पन कल्चर नहीं है, एलिमेंट्स मिले हैं जब आपका आर्यंस देवर माइग्रेटिंग, देवर एक्सपेंडिंग ईस्टवर्ड्स। ठीक है, अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे, सी let us try to study now about the various occupations that were practiced during the later Vedic period। तो ऑक्यूपेशन मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं, आयरन पढ़ रहे हैं, हम इनिशियली ये देख रहे थे कि कहाँ पे फाइनल किस एरिया में आर्यंस का सेटलमेंट हुआ।
और वो जो है जैसे जैसे माइग्रेट कर रहे थे, किन टाइप के लोगों से उनकी भिड़त हुई, किन टाइप के लोगों से उनका सामना हुआ। अब हम ये देखते हैं कि जो आर्यंस थे लेटर वैदिक पीरियड में किस टाइप के ऑक्यूपेशंस प्रैक्टिस करते थे। तो लेट अस मेक अ कंपाइलेशन बनाते हैं। सी सबसे पहले हमने देख लिया ऑलरेडी पोट्री थी, तो पोटर एक ग्रुप रहेगा, ठीक है। दूसरा हमने देखा आपका ब्लैक स्मिथ, क्योंकि आयरन का यूज होना स्टार्ट हो गया है, तो ब्लैक स्मिथ एक ऑक्यूपेशनल ग्रुप रहेगा। साथ के साथ आपका ब्रॉन्ज स्मिथ भी रहेगा, क्योंकि ब्रॉन्ज भी साथ साथ प्रोड्यूस होता रहेगा। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो आपका चैरियटियर, सॉरी नॉट चैरियटियर, सी देयर आर टू टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन ग्रुप्स। वन इज चैरियट मेकर, ये आपका चैरियट मेकर है। वन इज चैरियट मेकर, वन इज चैरियटियर। चैरियटियर हम पढ़ेंगे जब हम इसका लेटर वैदिक पॉलिटी पढ़ेंगे। तो जो चैरियट मेकर था इसको रथकार भी बोल देते हैं। सी ये चैरियट मेकर तो ऑब्वियसली होगा आपकी वैदिक सोसाइटी में, बिकॉज वो हॉर्स सेंट्रिक सोसाइटी थी और वारफेयर में आपका चैरियट्स का लार्ज स्केल पे यूज होता था। चैरियट मेकर एक हो गया ऑक्यूपेशनल ग्रुप। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपका लेदर वर्कर भी होगा। सी ये सारे के सारे ऑक्यूपेशनल ग्रुप खाली ब्लैक स्मिथ को छोड़ गए आपका ऋग्वेदिक इकोनॉमी में मिला। लेदर वेकर होगा जो लेदर का वर्क करेगा। साथ साथ हम देखेंगे कि वीविंग भी होगी, वीवर भी होंगे। जैसे हमने देखा ऋग्वेदिक सोसाइटी में वीवर जो थे वो बेसिकली वुमेन प्रैक्टिस करती थी, तो आपका वीवर भी हो गया। साथ साथ हम ये देखेंगे कि यहां पे ज्वेलरी का भी प्रोडक्शन होगा आपका, तो ज्वेलर भी हो जाएगा, जैसे गोल्ड ज्वेलरी का भी प्रोडक्शन होगा। ऐसे ये आपका कहीं ना कहीं ऋग्वेदिक पीरियड में भी थोड़ा बहुत ज्वेलरी का यूज होता था। तो खाली हमने देखा खाली एक ये आपका अलग से ऑक्यूपेशन ग्रुप आपको मिलता है ब्लैक स्मिथ, ठीक है। यहां से आप एक इंपॉर्टेंट टर्म जानने की कोशिश करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपका लेटर वैदिक टेक्स्ट में लिखी गई है, इसको बोला गया है श्याम आयास। श्याम का दूसरा नाम क्या, कृष्णा भी है, श्याम आयास या कृष्ण आयास। तो ये क्या है, ये किसको रेफर करता है, ये आपका आयरन को रेफर करता है। तो हमने देखा कि जैसे ही हमने लेटर वैदिक टेक्स्ट पढ़ा उसमें इसका मेंशन है, उसको हमने कनेक्ट कर लिया कि आयरन का भी यूज होता हुआ। तो हमने टेक्स्ट से आपकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं जानने की कोशिश किया। सी हमने देखा था कि जो ऋग्वेद है उसमें खाली आयास का वर्ड का यूज था। आयास का जनरली मतलब होता है मेटल, तो वहां पे कौन सा टाइप का मेटल यूज होता था, ब्रॉन्ज यूज होता था, ब्रॉन्ज सोसाइटी थी। तो वहां पे ऋग्वेदा में आयास जो है वो है ब्रॉन्ज को रेफर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सी दीज टू डिफरेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, अब हम इसकी कहीं ना कहीं तो हमने हल्की फुल्की इकोनॉमी और ऑक्यूपेशन ग्रुप जानने की कोशिश करी। अब हम इकोनॉमी का सेकंड पोर्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसी थी आपकी लेटर वैदिक आर्यंस की, ठीक है। लेटर वैदिक सोसाइटी में आपका सेटलमेंट्स, लोग क्या थे, सेटल करने लगे थे एक एरिया में। तो जहां ही लोग, जैसे ही लोग सेटलमेंट करेंगे तो वहां के किस टाइप की इकोनॉमी प्रैक्टिस होगी, वहां पे मेजर इकोनॉमी होगी आपकी एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर। दूसरा हम ये देखेंगे
कि एग्रीकल्चर ऋग्वेदिक पीरियड में भी प्रैक्टिस होता था, लेकिन वो आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था, उनका मेन ऑक्यूपेशन पेस्टोरलिज्म था। साथ के साथ हम देखेंगे अगर एग्रीकल्चर है और सेटलमेंट हो रही है मतलब विलेजेस का राइज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो विलेज इज ऑब्वियसली कनेक्टेड विद योर एग्रीकल्चर। अब हम एग्रीकल्चर में देखते हैं कि किस टाइप की क्रॉप्स, द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट वर ग्रोन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। सी अगेन व्हीट का तो प्रोडक्शन होगा ही, साथ साथ बार्ले का भी। अब यहां पे हम देखेंगे कि राइस का भी प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। राइस को स्पेशली इंपॉर्टेंट क्यों रखा गया है आपका वेदास में? राइस के लिए टर्म यूज हुई है व्रीहि, वेदास में व्रीहि यूज हुई है। और राइस का जो है हम रिचुअल ऑफरिंग करते हैं टू द गॉड्स, रिचुअल ऑफरिंग टू द गॉड्स। तो राइस का जो है मेजर हिंदू सेरेमनीज जितनी भी होती है उसमें राइस का प्रोमिनेंट यूज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि जैसे ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हुआ, जैसे ही आपका फाइनली हम देखेंगे कि अराउंड 600 BC तक, आपका 6th सेंचुरी BC तक फाइनली आर्यंस आपका ईस्टर्न यूपी और बिहार में सेटल हो जाएंगे। ईस्टर्न यूपी और बिहार में, ईस्टर्न यूपी प्लस नॉर्दर्न बिहार। नॉर्दर्न बिहार मतलब आपका विदेहा किंगडम, आपका जो बिहार जो आपका गंगा से नॉर्थ में लाई करता है, दैट इज द बिहार विच लाइज नॉर्थ ऑफ द गंगा। गंगा रिवर दो पोर्शंस में आपका बिहार को डिवाइड करती है, वन इज नॉर्थन बिहार, वन इज सदर्न बिहार। सदर्न बिहार में हम देखेंगे मगध जो है वो सदर्न बिहार में लाई करता है, नॉर्दर्न बिहार। तो यहां पे क्या है, हाई रेनफॉल होगी, और हाई रेनफॉल किसके लिए बेनिफिशियल रहती है? हाई रेनफॉल इज आइडियल फॉर द एग्रीकल्चर ऑफ पैडी, ठीक है। लास्ट हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं लेंटिल्स और पल्सेस का भी प्रोडक्शन आपका लेटर वैदिक पीपल करते थे। यहां से हम एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे कि जो एग्रीकल्चर था ये आपका स्टिल प्रिमिटिव था, ठीक है। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर होगा क्योंकि इसमें टूल्स जो होंगे वो प्रिमिटिव टूल्स यूज होंगे, वो सुपीरियर टूल्स यूज नहीं होंगे। हमने ऑलरेडी देखा कि आयरन का यूज एज ए टूल लार्ज स्केल पे आपका नहीं था, तो आपका जो प्रिमिटिव टूल्स स्टिल यूज होते थे, तो उसमें क्या आपका वुडन प्लफ शेयर ही यूज होता था। हम क्या देखेंगे, जो फर्स्ट फेज में जब एक्सपेंशन हुआ आपका, जो आर्यंस है, लेटर वैदिक पीपल है, वो सबसे पहले सेटल हुए आपका 1000 BC में आपका वेस्टर्न यूपी और दिल्ली में। ये जो रीजन है आपका वेस्टर्न यूपी, दैट इज अपर गैंगेटिक बेसिन, इसके क्या सॉइल्स हैं? बड़े लाइट सॉइल्स हैं। ये क्या है? एलुवियल सॉइल्स हैं, ठीक है। सो दे आर इजी टू वर्क ऑन। ये क्या सेडिमेंट्स, जो रिवर है, गंगा है, जैसी फ्लड प्लेन्स में अपना डिस्ट्रीब्यूट किया आपका सेडिमेंट्स को, तो आपका एलुवियल सॉइल का प्रोडक्शन हुआ। तो ये बड़े लाइट सॉइल्स हैं, तो इसलिए दे आर इजी टू वर्क विद, दैट्स व्हाई पीपल आर यूजिंग वुडन प्लफ शेयर। तो हम देख रहे हैं कि लिमिटेड आपका जो है प्रोडक्शन क्या होगा, इसकी वजह से लिमिटेड हो जाएगी, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन आपकी लिमिटेड हो जाएगी क्योंकि आप लार्ज स्केल पे सुपीरियर टूल्स का यूज ही नहीं कर रहे हैं। एक तो ये रीजन है आपकी प्रोडक्शन लिमिट करने का, ठीक है, यूज ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। दूसरा हम ये देखेंगे कि ये जो पीरियड था, जब हम आपका रिलीजन को स्टडी करेंगे, तो ये जो पीरियड था उसमें सैक्रिफाइस
जो आपके यज्ञ किए जाते थे उसमें जो सेक्रीफाइस होता था उसको सेक्रीफाइस ही बोलते हैं। यज्ञ को सेक्रीफाइस में आपका जो सेक्रीफाइस था, सेक्रीफाइस हमेशा सैक्रेड चीज का दिया जाता है, मोस्ट वैल्यूएबल चीज का दिया जाता है। तो मोस्ट वैल्यूएबल चीज क्या थी लेटर वैदिक पीपल की? वो थी उनकी कैटल की ये कहीं ना कहीं लेगेसी रही है ऋग वैदिक पीरियड में भी। तो कैटल का लार्ज स्केल सैक्रिफाइस होगा तो भी आपका हम देखेंगे एनिमल पावर वाज नॉट अवेलेबल फॉर ड्राइविंग द हैवी प्लफशेयर, हैवी आयरन बेस्ड प्लफशेयर। तो आपका इतना कैटल था ही नहीं कि आयरन बेस्ड प्लफशेयर इतने लार्ज स्केल पे यूज कर चुके हैं। तो ये इसने कहीं ना कहीं आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को लिमिट किया। लेकिन फिर भी हम एक चीज देखेंगे कि जब हम पैस्टोरलिज्म से एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर रहे हैं, इवन दो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाज लिमिटेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन आपका एग्रीकल्चर एक सुपीरियर मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा, सुपीरियर मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा। तो कंपेयर टू दिस आपका जो मटेरियलिज्म है, जो आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द नेचर है, वो कहीं ना कहीं आपका राइज करेगा। ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी इवन दो हम आयरन का यूज नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है तो आपका सरप्लस जनरेट होगा। ठीक है, सरप्लस जनरेट हो रहा है तो इतना मतलब सरप्लस आपका लार्ज स्केल पे जनरेट नहीं होगा, आपका लिमिटेड स्केल पे जनरेट होगा। तो जैसे ही सरप्लस जनरेट हुआ आपका तो आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड कर सकते हैं। इसीलिए जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है, लेटर वैदिक टेक्स्ट में आपका सी वॉयेजेस और सी कॉमर्स का विवरण किया गया है। अब किन सिविलाइजेशंस के साथ ये आपका ट्रेड कॉन्टेक्स्ट थे वो अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि ये तो एक डिफरेंस आ गया आपका ऋग वैदिक सोसाइटी और लेटर वैदिक सोसाइटी में, कि ऋग वैदिक सोसाइटी में ट्रेड नहीं था, ना सी वॉयेज था, लेकिन आपका लेटर वैदिक सोसाइटी में सी वॉयेज सी कॉमर्स होगा। सी हमने जब वहां पे भी देखा था वहां समुद्र वर्ड का मेंशन किया हुआ है, लेकिन हमने क्या डिडक्शन किया था ऋग वैदिक सोसाइटी में कि समुद्र डिनोट्स मेरली अ कलेक्शन ऑफ वाटर, क्योंकि वहां पे सी बेस्ड ट्रेड था ही नहीं, तो लोगों को सी रूट्स की जानकारी नहीं थी ऋग वैदिक सोसाइटी में, तो समुद्र का कोनोटेशन आपका ओशियन या सी नहीं रहेगा ऋग वैदिक सोसाइटी में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जबकि यहाँ पे आपका सी वॉयेजेस स्टार्ट हो जाए, सी एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। यहां से हमने कंसेप्ट बेस्ड इसको निकाला है। एक चीज और देखेंगे कि सुपीरियर मोड ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, तो क्या है, तो जो फार्मर है एक तो अपनी सबसिस्टेंस के लिए प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, दूसरा फार्मर किसके लिए प्रोड्यूस करेगा? चीफ्स और प्रीस्ट के लिए, क्योंकि ये तो नॉन प्रोडक्टिव क्लास, आपकी चीफ और प्रीस्ट तो आपका प्रोडक्शन में आपका यूज होता ही नहीं, इनकी जो मेन फंक्शन है दैट इज नॉट प्रोडक्शन, इनका फंक्शन है आपका रिलीजन और स्पिरिचुअल टीचर और गुरु। ये है आपके जो चीफ्स हैं, दे आर इन्वॉल्व इन वारफेयर एंड पॉलिटिक्स। तो यहां पे भी एक हिस्सा जाएगा, साथ साथ सबसिस्टेंस भी होगा। तीसरा हम ये देखेंगे कि ये जो नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस आए, नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस, अब इनके लिए भी फूड सप्लाई कौन करेगा? फार्मर से सप्लाई करेंगे। तो ये तीन जगह फूड जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका निकल के आता है। सी, जो आपका यहीं से आपका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि सी आपका जो लेटर वैदिक पीरियड था,
आपका लेटर वैदिक पीरियड में नगर वर्ड का मेंशन किया गया है। नगर मतलब टाउन। तो क्या लेटर वैदिक पीरियड में हम ये देखेंगे कि क्या सिटीज का राइज होगा? सी whether the rise of cities will take place or not, this is an important question that we have to answer. ठीक है। सी सिटीज का प्रोडक्शन तभी हो सकता है जब आपका रूरल टू अर्बन रेशियो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रूरल टू अर्बन रेशियो, जब यहां से लेबर रिलीज हो जाए, आपका जो फार्मर है रूरल एरिया में से लेबर रिलीज हो जाए, लेबर इज फ्रीड और रिलीज्ड, और ये लेबर लार्ज स्केल पे, ये लेबर लार्ज स्केल पे अर्बन एरियाज की तरफ मूव करे, तो लार्ज स्केल पे नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस का राइज हो। ठीक है, तभी आपका सिटीज का, जब ये लार्ज स्केल पे नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस का राइज हो, तो हमने देखा अर्बन इकोनॉमी इज है नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, तो लार्ज स्केल पे कैसे राइज होगा? सी इसका मतलब ये है कि जो रूरल एरियाज में आपका जो प्रोडक्शन है, आपका प्रोडक्शन इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि आपका एक भाग तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज हो, एक भाग आपका राजा और प्रीस्ट के पास जाए, और आपका एक भाग, ये जो एक भाग है प्रोडक्शन का, ये आपका जो फूड का प्रोविजन है नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस के लिए दिया जाए। तो लार्ज स्केल पे सिटीज का राइज जब ही होगा जब आपका प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होगा। हमने देखा कि ऑलरेडी आयरन जो था वो लार्ज स्केल पे यूज नहीं हो रहा है, आयरन लार्ज स्केल पे यूज नहीं हो रहा है, तो मतलब आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन लिमिटेड होगा। जैसे ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन लिमिटेड होगा तो आपके पास इतनी सप्लाईज और इतने प्रोविजंस नहीं है फूड के लिए कि आप यहां से जो लेबर है रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेट कर सके और सिटीज का राइज हो। तो इसलिए हम देखेंगे कि जो है आपकी लेटर वैदिक सोसाइटी थी, वहां पे टाउन्स और सिटीज नहीं थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड जो है एंड होता है, ये जो एरिया है, ये जो रीजन है जहां पे लेटर वैदिक पीरियड एंड हो रहा है यहां पे, तो यहां पे क्या है, टाउन लाइफ की फेंट बिगिनिंग्स, यही एग्जैक्ट वर्ड यूज किया है एनसीईआरटी में। यहां पे टाउन लाइफ की बिगिनिंग स्टार्ट हुई। हम देखेंगे कि बाय द 6th सेंचुरी बीसी तक आपका आयरन का यूज जैसे जैसे आर्यंस ने ईस्टवर्ड एक्सपेंशन किया, तो आपका जो आयरन का यूज है वो ईस्टर्न यूपी और बिहार तक भी पहुंच जाएगा। जैसे आयरन का यहां पे जैसे आयरन का एग्रीकल्चर में यूज होना स्टार्ट होगा, तो आपका क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस के लिए लेबर रिलीज होगा, और वैसे ही आपकी टाउन्स और सिटीज का राइज होगा, आपकी टाउन्स और सिटीज की बिगिनिंग होगी। इसलिए यहां पे जो आपके प्रोटो अर्बन सिटीज, मतलब आपका ये एग्जैक्टली अर्बन सिटीज नहीं है, ये जस्ट एन फेंट बिगिनिंग है। तो दिस इज अ प्रोटोटाइप ऑफ द अर्बन सिटीज, एग्जैक्टली अर्बन नहीं है। जैसे आपकी हस्तिनापुर हमने देखा, और साथ साथ हम देखेंगे आपकी कौसंबी इलाहाबाद के पास, इनका राइज होगा आपका जैसे जैसे आपका लेटर वैदिक पीरियड के आप एंड तक जाते जाओगे 6th सेंचुरी बीसी में। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, सिटीज का राइज आपका लेटर वैदिक पीरियड के बिल्कुल एंड में होगा। लेटर वैदिक पीरियड में आपका जो है वो मेजरली आपका विलेज लाइफ होगा, जहां पे रूरल एरियाज में लोग ज्यादा रहेंगे, क्योंकि वो एग्रीकल्चर आपका मेजर आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा मेजर स्केल पे। हमने ये भी देखा कि आपकी प्रोडक्टिविटी यहां से 2 फैक्टर से डिपेंड करती है, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल। ठीक है, हमने देखा कि यहां पे लेटर वैदिक पीरियड में आपका ज्यादा से ज्यादा लोग
ज्यादा से ज्यादा लेबर आपका जाएगा एग्रीकल्चर में, लेकिन आपकी जो कैपिटल है दैट इज आपकी टेक्नोलॉजी है वो इंफीरियर है। तो आप ज्यादा लेबर के साथ भी अगर आप इंफीरियर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, लिमिटेड, इसलिए आपका सिटीज का राइज नहीं होगा। जैसे ही आपकी कैपिटल सुपीरियर होती है, जैसे ही आप आयरन का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जैसे ही आयरन का यूज होगा मतलब आप जो लार्ज स्केल पे प्लफिंग कर सकते हैं, इजीली प्लफ कर सकते हो फील्ड्स को, आप फॉरेस्ट को क्लियर कर सकते हो, वहां पे भी आप एग्रीकल्चर फील्ड्स का सेटअप कर सकते हैं। तो ये खाली आयरन के यूज के साथ ही होगा। तो आप सुपीरियर टेक्नोलॉजी के साथ भी आप यहाँ पे लेबर कम भी कर दोगे, लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी सुपीरियर, आयरन का यूज हो रहा है तो आपका प्रोडक्शन एक्सपेंड करेगा। तो ये जो लेबर कम हुई तो यहाँ से जो लेबर फ्री हुई है ये आपका नॉन एग्रीकल्चरल सिटीज की तरफ तभी मूव करेंगी। तो ये आपका आयरन, अर्बनाइजेशन, सिटीज का और आपका टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है आपस में, वो हमने जानने की कोशिश की। सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। क्यों इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये हम देखते हैं। सी हमने देखा रूरल इज टू अर्बन की रेशियो, ज्यादातर जो लोग थे आपका विलेजेस में सेटल्ड थे, ज्यादातर लोग आपका एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। तो आपकी अर्बन रेशियो बहुत कम थी तो सिटीज का आपका राइज होगा ही नहीं। सिंपल इक्वेशन है। अब इसी को हम रिलेट करते हैं आपका लेबर इज टू कैपिटल रेशियो से। हमने देखा कि जब आपका मेजर लोग विलेजेस में है, ज्यादातर रूरल इकोनॉमी है, तो आपका जो लेबर है वो आपका ज्यादा लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर में है। अब मेजोरिटी ऑफ योर मैन पावर इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, तो आपकी कैपिटल क्या है यहाँ पे, इंफीरियर है, क्योंकि आप लार्ज स्केल पे भी लेबर का यूज करोगे। अगर आपके पास इंफीरियर टेक्नोलॉजी है तो आपका प्रोडक्शन, ये दो फैक्टर कंबाइन होंगे, आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, प्रोडक्शन लिमिटेड। हम कनेक्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं टेक्नोलॉजी और अर्बन सिटीज के बीच में। आपका जैसे यहाँ पे कैपिटल सुपीरियर होगा, जैसे आयरन का यूज होना स्टार्ट हो जाएगा सुपीरियर, तो मतलब क्या है, आप कम लेबर का भी यूज करोगे। मतलब आप लेबर यहाँ पे क्या है, लार्ज स्केल की जगह मीडियम स्केल भी कर देते हो, यहां से आप डिक्रीज भी कर देते हो आप लेबर को। तो ये जो लेबर जो है फ्री हुआ है, डिक्रीज होने के बाद फ्री हुआ है, ये कहां मूव करना है, इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स सिटीज, अर्बन एरियाज का राइज होगा। ये क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन आपका प्रैक्टिस करने लग जाएगा, ठीक है। तो आपका लेबर आपका डिक्रीज हुआ है, लेकिन सुपीरियर टेक्नोलॉजी के साथ भी इनका यूज होगा, तो आपकी प्रोडक्शन क्या है, एक्सपेंड करेगी। ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी, ठीक है। तो सिटीज का राइज हुआ, सिटीज का राइज हुआ, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। सी यहां से आपका सिटीज का राइज हो रहा है, तो सिटीज में भी प्रोडक्शन होगा, तो यहां पे भी इनकम बढ़ेगी। तो यहां से आप जो राजा टैक्स T1 कलेक्ट कर सकता है, प्रोडक्शन आपकी मटेरियलिज्म, इकोनॉमी, एडवांसमेंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है। प्लस आपका साथ साथ यहाँ पे क्या सरप्लस होगा, तो ट्रेड भी होगा, तो यहाँ से आपका ट्रांजिट टैक्स भी कलेक्ट कर सकता है राजा, टोल्स भी कलेक्ट कर सकता है। और जैसे जैसे ये जो प्रोडक्शन एक्सपेंड हुई एग्रीकल्चर की, तो यहां से भी एक T3 टैक्स हो जाएगा। तो ये जो आपका टैक्सेशन सिस्टम, जब इतने लार्ज स्केल पे आपके टैक्सेस कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये क्या है, टैक्सेशन सिस्टम आपका जैसे ही लार्ज स्केल पे आपका इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो यहां से रिसोर्सेज स्टेट के पास जाएंगे। जैसे ही रिसोर्सेज स्टेट के पास जाएंगे, तो यहां से स्टेट आप अपनी स्टैंडिंग आर्मी, रेगुलर आर्मी रख सकती है। खुद की आर्मी जो स्टेट ने रिक्रूट की गई है, खुद ट्रेन कर रही है, सारी सैलरीज का प्रोविजन हो रहा है,
आपका पर्क्स और फैसिलिटीज दी जा रही है सोल्जर्स को, ट्रेनिंग दी जा रही है सोल्जर्स को, साथ साथ वेपन्स दिए जा रहे हैं सोल्जर्स को, इसके लिए आपको पैसा चाहिए होगा। तो ये पैसा तभी आएगा जब आपका टैक्सेशन सिस्टम ग्रो करेगा, वो आपका कहीं ना कहीं इन फैक्टर से लिंक है। ये जो लिंकेज है इसी के थ्रू आपका किंगडम्स का राइज होगा। जैसे आपकी स्टैंडिंग आर्मी होगी तो आपका किंगडम्स का राइज होगा। तो हमने देखा कि बाय द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, बाय द एंड ऑफ 6th सेंचुरी बीसी, यहां पे जैसे आप यहां पे आओगे 500 बीसी के आसपास आओगे तो आपका टाउन्स का राइज होना स्टार्ट हो जाएगा 6th सेंचुरी बीसी में। तो इसीलिए है क्योंकि हमने देखा यहां पे आपका आयरन का यूज होना लार्ज स्केल पे यूज हो गया था। तो ऐसे यहाँ पे टाउन्स आयरन की वजह से टाउन्स राइज करेंगे और टाउन्स राइज की वजह से टैक्सेशन सिस्टम अच्छा ग्रो करेगा, प्रोडक्शन एक्सपेंड करेगी। तो यहाँ पे आपकी रेगुलर आर्मी होगी, इसका रेगुलर आर्मी स्टैंडिंग आर्मी का यूज करके राजा बड़े बड़े किंगडम आने स्टार्ट हो जाएंगे। इन किंगडम को बोला गया है। तो हम देखेंगे 6th सेंचुरी बीसी में आपके महाजनपद का राइज होगा। महाजनपद, ठीक है। तो लेकिन ये सारी चीजें आपकी हमने देखा कि लेटर वैदिक पीरियड में आपका खाली एग्रीकल्चर था, विलेज इकोनॉमी थी, आपका ट्रेड था, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म तो इंक्रीज कर रहा है, सी वॉयेजेस सी कॉमर्स हो रहा है, लेकिन इतने लार्ज स्केल पे नहीं था कि आपका सिटीज का राइज हो। तो आपका खाली नगर यूज का वर्ड है, सी नगर जो वर्ड है ये आपका यूज किया गया है लेटर वैदिक पीरियड में, लेकिन आपका टाउन की बिगिनिंग 6th सेंचुरी बीसी बाय द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड तक की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इकोनॉमी जो है वो आपकी कवर हो जाती है, वैदिक इकोनॉमी कैसी थी, लेटर वैदिक। अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं पॉलिटी के बारे में कि पॉलिटी कैसी थी। तो डायमेंशंस लेके चलते हैं हम, पॉलिटी कैसी थी। लेटर वैदिक पीरियड में भी जो आपका राजा होगा, वो आपका सेंट्रल एलिमेंट होगा। सेंट्रल एलिमेंट होगा आपका वारफेयर, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का। तो आपका पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस और रूल, ये सब कौन करेगा? आपका राजा करेगा। राजा जब रूल करेगा ही वाज एडेड बाय, इसकी हेल्प के लिए इसका कैबिनेट होगा, राजा का कैबिनेट। राजा कैबिनेट में कौन कौन होगा? ऑलरेडी वही देखा हमने, सेनापति था, जैसे कि लेटर वैदिक पीरियड में था, यहाँ पे भी आपका सेनापति होगा। साथ साथ हम ये देखेंगे सेनापति के साथ साथ आपकी क्वीन भी हेल्प करेगी आपको, राजा को। फिर यहां पे आपका पुरोहित भी होगा, चीफ प्रीस्ट भी होगा। तो ऑलमोस्ट हम देखेंगे कि सिमिलर काइंड ऑफ आपका कैबिनेट था जैसा आपका ऋग वैदिक पीरियड में था। लेकिन यहां पे डिफरेंस कहां आ जाता है? डिफरेंस कहां आ जाता है? यहां पे राजा, वहां पे ही वॉज नॉट दैट पावरफुल, यहां पे राजा विल स्टार्ट बिकमिंग पावरफुल। राजा विल स्टार्ट बिकमिंग पावरफुल। ऐसा क्यों? राजा की पावर इंक्रीज क्यों होगी ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड? हमने ऑलरेडी देखा कि बाय द एंड ऑफ ऋग वैदिक पीरियड जो वारफेयर जो राजा कर रहा था, उसमें जो बूटी आ रही थी, जो रिसोर्सेज कैप्चर कर रहे थे अपोजिंग ट्राइब के, वो उस पे राजा और प्रीस्ट जो थे वो अपनी मोनोपोली काबिज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे एक तो फैक्टर हो गया कि राजा की वेल्थ बढ़ी वारफेयर के साथ, क्योंकि आपका जो बूटी है उसका इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपका स्टार्ट हो गया था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बूटी।
ऑफ वॉर बूटी। तो यहां पे क्या है, आपकी राजा और प्रिस्ट की वेल्थ ग्रो करेगी एज कंपेयर टू द कॉमन मासिस। कॉमन मासिस के साथ इतना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। एक तो ये रीजन था आपका राजा, क्योंकि आपकी वेल्थ इंक्रीज कर रही है तो कहीं ना कहीं आपकी पावर भी इंक्रीज करेगी। सी दिस इज रिलेटिव, वेल्थ आपकी कॉमन मासिस के कंपैरिजन में इंक्रीज कर रही है तो आपकी पावर भी है रिलेटिव होगी कॉमन मासिस के। सेकंड हम ये देखेंगे कि यहां पे जो आर्यन जो राजा था वो क्या है, यूजिंग आयरन उसने कॉन्कर करना स्टार्ट कर दिया, किया कॉन्कर। ठीक है, जैसे ही राजा ने कॉन्कर करना स्टार्ट किया तो उसके टेरिटरी, उसका जो एम्पायर है वो एक्सपेंड करेगा, टेरिटरी और एम्पायर एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो सी पहले क्या था, जो राजा था वो पर्टिकुलर ट्राइब को बिलोंग करता था। हमने देखा कि ट्राइब की जो पॉपुलेशन थी बहुत छोटी होती थी, अराउंड हमने देखा 90-100 टोटल पॉपुलेशन होगी एक ट्राइब की, तो बहुत ही स्मॉल स्केल पॉपुलेशन थी। ठीक है, यहां पे हम देखेंगे जैसे जैसे वो डिफरेंट कल्चर्स को, राजा जो है डिफरेंट ट्राइब्स को, डिफरेंट पॉपुलेशंस को अपने जो है टेरिटरी में इंक्लूड करता जाएगा तो कहीं ना कहीं राजा का वर्चस्व बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका जो राजा का जो रीजन होगा, हमने देखा कुरुक्षेत्र किंगडम था, उसका एक रीजन था, तो उसमें एक तो ट्राइब होगा राजा का, सी ये राजा का ट्राइब होगा T1, इसको हम बोलते हैं TR बोल देते हैं, रूलिंग ट्राइब, राजा का ट्राइब TR। ठीक है, तो अलग अलग कल्चर्स आ जाएंगे इसमें। T1, T2, T3, T4 मल्टीपल ट्राइब्स आपके इस टेरिटरी में आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, दीज वर द कॉन्कर्ड पीपल्स, कॉन्कर्ड पीपल्स। तो यहां से पावर राजा की क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आप जो राजा जिस पॉपुलेशन को गवर्न कर रहा है, जिस पे रूल कर रहा है, वो भी एक्सपेंड करती जा रही है साथ साथ। ठीक है, तीसरा हम ये देखेंगे कि राजा के पावरफुल ग्रो करने का रीजन क्या है, कि यहां पे हमने देखा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या है, ये सारे के सारे ट्राइब्स आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे तो लार्ज स्केल आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा। तो यहां से कुछ भाग यहां से कुछ जो हिस्सा राजा का जाएगा, तो यहाँ पे आपका राजा टैक्सेशन लगाना स्टार्ट कर देता है। ऋग्वैदिक पीरियड में कोई टैक्सेशन नहीं थी, आपकी जो ऑफरिंग्स होती थी उनको बोला जाता बलि, वो वॉलंटरी होती, लोग खुश होकर देते थे बिकॉज राजा वाज द प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब। यहां पे आपकी प्रोडक्शन एक्सपेंड हो रही है तो राजा ने कर लगाना स्टार्ट कर दिया। अब ये इतने सब लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका टैक्सेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां से भी वेल्थ जनरेट होगी, तो ये जो वेल्थ है, रिसोर्सेज है, ये किस में जाएंगे, स्टेट की ट्रेजरी में जाएंगे। स्टेट की ट्रेजरी में सारे रिसोर्सेज जाएंगे ये सब, प्लस ये बूटी भी कलेक्ट कर रहे हैं अलग अलग लोगों को। जब आप अपने अधीन लेके आ रहे हो, यहां से भी आप ट्रिब्यूट और बूटी कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारा जो सारा पैसा है ये एक तरफ जा रहा है, राजा की ट्रेजरी में जा रहा है, तो जिसकी वजह से राजा वाज गेटिंग पावरफुल व्हेन वी वर कंपेयरिंग इट टू द ऋग्वैदिक सोसाइटी। ठीक है, तो ये जो टैक्सेशन होगा, एक तो फार्मर्स पे कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चर से। ठीक है, दूसरा एक होगा ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट कौन पे करता है, कि जब दो कैंप्स के बीच में वारफेयर होती है तो लूजिंग कैंप है वो अपना विनिंग कैंप है उसके अधीन आ जाता है, उसके सोवरेनिटी के अंडर आ जाता है, तो वो अपना कुछ हिस्सा आपका रेगुलर जो आपका ओवरलोड है, जो आपका जो एम्परर है, राजा है, उसको वो पे करता रहेगा। तो वो ट्रिब्यूट पे करेगा
हर साल कैसे भी करके, या फिर लूजिंग ट्राइब जैसे लूज करेगा ट्रिब्यूट पे करेगा। तो ये जो पैसा आ रहा है यहाँ से आपका, ये तो फार्मर का बलि और टैक्स, ठीक है, ये कंपलसरी हो गया था यहाँ पे, तो ये लार्ज स्केल पे होगा। तो इसको कलेक्ट करने के लिए, लार्ज स्केल पे कलेक्ट करने के लिए राजा क्या है, एक ब्यूरोक्रेट भी अपॉइंट करेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, भाग दूगा, भाग दूगा। ये आपका टैक्सेशन ऑफिसर होगा जो टैक्स कलेक्ट करेगा ये सारे, ठीक है। ये सारे टैक्स कलेक्ट करके कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे स्टेट की ट्रेजरी में। तो एक ट्रेजरर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो टैक्स हैं कलेक्ट करके कौन कहाँ भेजिएगा, आपका भाग दूंगा, आपका भाग दूजा भेजेगा ट्रेजरर के पास कलेक्ट करके। तो ट्रेजरर को क्या बोला गया है, ये दूसरा आपका इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट, इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल आया है। इसको क्या बोला गया है आपका, इसको बोला गया है, यहां से कलेक्शन हो रहा है, मतलब यहां से क्या है, संग्रहित, आपका जो हिंदी वर्ड है कलेक्ट के लिए, संग्रहित करना, एक जगह इकट्ठा करना। तो ये जो आपका जो टैक्सेस, ये जो आपका ट्रेजरर है, इसका नाम होगा संग्रहित्री, संग्रहित्री, ठीक है। तो हमने देखा टैक्सेशन का भी राइज हो गया, दिस इज अलग अलग इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। टैक्सेशन आपका ऋग्वैदिक सोसाइटी में नहीं था, राजा पावरफुल बिकम होना स्टार्ट हो गया। एक और कंसेप्ट जानने की कोशिश करते हैं, सी जैसे ही आपका राजा पावरफुल होगा तो ये स्केल होता है आपका अथॉरिटी का, ये अथॉरिटी का स्केल होता है। यहां पे लाई करती है स्टेट, यहां पे लाई करते हैं पीपल, जिसके ऊपर स्टेट जो है रूल कर रही है। तो जैसे ही आपका ये पावर स्केल इधर मूव करना चला जाएगा, जैसे इधर मूव आपका राजा पावरफुल होता स्टार्ट होना हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर आपका स्टेट और राजा के पास में ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ पावर आपका राजा के पास ज्यादा होगा, ठीक है। जो पीपल है कहीं ना कहीं उनके वो पावर लैक करेंगे, और जैसे आप पीपल को पावर दोगे तो आपका जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द स्टेट वो बढ़ेगा, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द स्टेट बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पे पूरा कंसंट्रेशन ऑफ पावर राजा के पास हो जाता है, इसको बोलते हैं ऑथोरिटेरियन स्टेट। यहां पे डेमोक्रेटिक कैरेक्टर होगा, तो यहां पे लोगों को क्या है, जैसे हम देखते हैं मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को फंडामेंटल राइट्स देते हैं। फंडामेंटल राइट्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट, नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट, ठीक है। तो मतलब स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करता है, स्टेट की अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स। ये लोगों के अधिकार है, स्टेट इस डोमेन में आपके लोगों के अधिकार को छीन नहीं सकती। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया के लोगों के पास, राइट टू लाइफ है, बिना विदाउट ड्यू प्रोसेस स्टेट आपकी लाइफ आपसे नहीं ले सकती है, ठीक है। आप यही देखिए फंडामेंटल राइट तो इंडिया से ज्यादा जो है फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट वो चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, लेकिन चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 नहीं है। मतलब आप इन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स नहीं कर सकते, इन फंडामेंटल राइट्स को टीदिंग पावर्स नहीं दी गई है, बाइटिंग पावर्स नहीं दी गई है। तो आपकी स्टेट डेमोक्रेटिक की वजह से ऑथोरिटेरियन है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि यहां पे आपका ऋग्वैदिक सोसाइटी में आपकी स्टेट थी, डेमोक्रेटिक स्टेट थी, कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स थे स्टेट में। लेकिन यहां पे आपकी जो स्टेट है, जैसे राजा के पास पावर कंसंट्रेट होने लगी तो स्टेट हल्की हल्की थोड़ा थोड़ा ऑथोरिटेरियन स्केल पर इस तरफ ऑथोरिटेरियन की तरफ चलने लग गई, ठीक है। अब इसका कहने का तात्पर्य क्या है,
इतना सब क्यों समझाया गया? इतना सब इसलिए समझाया गया कि यहां पे जो आपकी हमने देखा कि ऋग्वैदिक टाइम पे डेमोक्रेटिक असेंबलीज थी, सभा थी, समिति थी, विधाता थी। इनका नेचर चेंज हो जाएगा, इन असेंबलीज का करेक्टर चेंज हो जाएगा आपका लेटर वैदिक पीरियड में। तो आपका जो पूरी विधाता वो तो पूरी डिसअपियर कर जाएगी, वो तो होगी नहीं आपके लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है। अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऋग वैदिक सोसाइटी एंड लेटर वैदिक सोसाइटी। जो आपकी सभा और समिति थी, सी सभा और समिति में क्या होगा, जो आपके प्रोमिनेंट जो है इसमें पावर इलीट्स बैठेंगे। ठीक है। इसमें आपकी नोबिलिटी, राजा और राजा के किन्समैन और जो पावरफुल लोग हैं वो बैठेंगे इसमें। साथ साथ आपके प्रीस्ट, चीफ प्रीस्ट, पुरोहित, ये ब्राह्मणाज आपके बैठना इसमें स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने देखा कि कहाँ तो डेमोक्रेटिक नेचर था और कहाँ यहाँ पे पावर सेंटर्स, पावर एलिट्स बनना स्टार्ट हो गए जो इसमें बैठना स्टार्ट होंगे। तो कैरेक्टर चेंज हो गया, नहीं हो गया? समिति में हमने देखा था, समिति में देखा था हमने, क्या देखा था कि इसमें जो पूरी की पूरी आपकी असेंबली हो सकती है, लोगों की ट्राइबल असेंबली हो सकती है। लेकिन यहाँ पे तो आपका पूरा का पूरा नेचर चेंज कर दिया गया। ठीक है। सभा और समिति का नेचर ही चेंज हो गया, पावर एलिट्स आने स्टार्ट हो गए। सी इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आपकी पॉपुलेशन, एक तो पॉपुलेशन, ऋग्वैदिक पीरियड में आपका बहुत ही स्मॉल स्केल पॉपुलेशन थी, 100 लोग थे एक ट्राइब में। तो आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस हो सकती थी। सबके सब लोग इकट्ठा होके डिसीजंस ले सकते थे, रूलिंग क्या है, कलेक्टिव रूल कर सकते थे राजा के साथ मिलके। लेकिन यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन सी, पॉपुलेशन कितनी एक्सपेंड कर रही है, मल्टीपल कल्चर्स, मल्टीपल ट्राइब्स। तो इसमें क्या होगा कि हर एक क्लैन का और ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। जो क्लैन है और जो ट्राइब रहे हैं, जो लूजिंग ट्राइब्स है, जो अदर कल्चर्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनके लीडर्स और उनके पावरफुल पीपल, उनके पावर एलिट्स इसमें बैठेंगे, शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं आपका पावर जो थी डिफ्यूज्ड थी, वो कंसंट्रेट होनी स्टार्ट हो गई है मेजर पावर सेंटर्स में। एक चीज और देखेंगे कि आपका एक तो पॉपुलेशन एक्सपेंड गई। ठीक है। दूसरा आपने देखा पॉपुलेशन के साथ साथ आपकी ब्यूरोक्रेसी भी इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। हमने देखा कि आपका भाग दूगा और संग्रहित्री, नए टैक्सेशन ऑफिशियल्स आ गए, ट्रेजरर भी आ गया। तो ब्यूरोक्रेसी भी आपकी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, पॉपुलेशन भी एक्सपेंड कर रही है। साथ के साथ हमने देखा कि टैक्सेशन सिस्टम का भी राइज होगा जो पहले नहीं था। ठीक है। अब लास्ट हम एक चीज देखते हैं कि वहां पे कंसेप्ट था जना का, जन का कंसेप्ट था। मतलब जो नॉर्मल आपके फोक्स थे, कॉमन मासिस थी, उनकी लॉयलिटी आपकी वाज टुवर्ड्स द ट्राइब की टुवर्ड्स लॉयलिटी थी। ठीक है। यहां पे कंसेप्ट आया आपका जनपद का। मतलब जन ने अपने पद रख दिए हैं, तो इसका मतलब टेरिटोरियल सिस्टम आ गया। तो टेरिटरीज का राइज हो गया। हमने देखा कि टेरिटरीज आ गई। ठीक है। तो सी यहां पे क्या था, स्मॉल पॉपुलेशन थी,
तो यहाँ पे प्राइमरी लॉयलिटी, ये कंटिन्यूसली मूविंग थी पॉपुलेशन, स्मॉल और कंटिन्यूसली मूविंग, तो प्राइमरी लॉयलिटी आपकी ट्राइब के प्रति थी। सी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल ट्राइब्स होंगे, ये मल्टीपल ट्राइब्स आ गए, मल्टीपल कल्चर्स आ गए, तो यहाँ पे आपकी लॉयल्टी, जो लोगों की लॉयल्टी है और एलिजियंस है, वो आपका टेरिटरी की तरफ होनी चाहिए या फिर ट्राइब की तरफ ज्यादा होनी चाहिए। सी दिस शुड बी टेरिटरी की तरफ आपकी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू योर ट्राइब। तो यहां पे नेशनलिज्म का कंसेप्ट क्या कहता था, यहां पे नेशनलिज्म द फीलिंग ऑफ लॉयलिटी, द फीलिंग ऑफ एलिजियंस वाज टुवर्ड्स द जना, टुवर्ड्स द ट्राइब। यहां पे नेशनलिज्म का कंसेप्ट क्या कहेगा कि आपकी जो नैरो लॉयलिटीज हैं, आपकी जो क्या है लॉयलिटीज अलग अलग कल्चर में नहीं हो सकती। आप क्या है, अब एक बड़े किंगडम का पार्ट हो तो आपकी लॉयलिटी टेरिटरी की तरफ ज्यादा होनी चाहिए, स्टेट की तरफ ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से कंसेप्ट होना स्टार्ट हुआ राष्ट्र का। पहली बार जो वर्ड यूज किया राष्ट्र, राष्ट्र का जो पहली बार वर्ड यूज किया गया है, इसीलिए आपका लेटर वैदिक टेक्स्ट में यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र का निर्माण किया गया है, ठीक है। किंगडम का निर्माण हुआ है, बड़े अंपायर का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पे आपकी मल्टीपल ट्राइबल्स की लॉयलिटी एक कॉमन, मल्टीपल ट्राइब्स को एक कॉमन आइडेंटिटी दी गई, और ये जो कॉमन आइडेंटिटी है इसकी तरफ आपका ज्यादा लॉयलिटी और एलिजेंस होना चाहिए। गांधी जी बोलते हैं मैं गुजराती के, मैं इंडियन के साथ साथ गुजराती भी हूं। सी वी शुड ऑल सेलिब्रेट आवर डाइवर्सिटी, वी शुड ऑल सेलिब्रेट आवर लोकल कल्चर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रीजनलिज्म ग्रो होने लग जाए। आपका जो इंडिया है, आपके इंडिया की लॉयलिटी, इंडिया की तरफ लॉयलिटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। स्टेट की तरफ भी होनी चाहिए, लेकिन आपका नेशनलिज्म ऑलवेज टेक प्रेसिडेंस ओवर योर रीजनलिज्म, ठीक है। तो गांधी जी सेड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ गुजराती, सिमिलरली यू कैन ऑल बी प्राउड ऑफ बीइंग अ मराठी, बिहारी, हरियाणवी। तो लेकिन आपका वी आर बाउंड बाय वन सिंगल थ्रेड, दैट इज वी आर ऑल इंडियंस। तो सिमिलरली यहां पे राष्ट्र का कंसेप्ट पहली बार आपका लेटर वैदिक पीरियड में आया है। हम ये देखेंगे कि आयरन का लार्ज स्केल पे यूज नहीं था, तो टैक्सेशन सिस्टम जो था, ये जो टैक्सेशन है, ये टैक्सेशन सिस्टम डेवलप तो हो गया, लेकिन ये क्या लिमिटेड था, लिमिटेड प्रोडक्शन थी, तो टैक्सेशन जो होगा लिमिटेड इनकम की वजह से वो भी लिमिटेड होगा। तो टैक्सेशन लिमिटेड था, तो यहाँ पे भी राज्य के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि रेगुलर आर्मी रख सके, स्टैंडिंग आर्मी रख सके, इसीलिए आर्मी का मोबिलाइजेशन किया जाता था, मोबिलाइजेशन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सिमिलर आपका ऋग्वैदिक पीरियड में भी ऐसा था, लेटर वैदिक पीरियड में भी ऐसा रहेगा, लेकिन एक स्मॉल स्केल पे मोबिलाइजेशन होगा, एक लार्ज स्केल पे मोबिलाइजेशन होगा। तो ये किसका मोबिलाइजेशन होता था, सी जो क्लैन है, अलग अलग क्लैन है, उनके जो लीडर्स हैं, जो लोकल पावर एलिट्स हैं, लोकल एलिट्स हैं, वो अपने क्लैंस को लीड करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लैंस, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स, डिफरेंट डिफरेंट C1 C2 मल्टीपल क्लैंस, C4, ये मल्टीपल क्लैंस है, ये सारे के सारे अपनी लोकल आर्मी इकट्ठा कर करके ऐसे जो आपकी जो राष्ट्र की जो आर्मी है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, यहां से क्या डिडक्शन होता है, एक तो राजा को इन क्लैंस का सपोर्ट चाहिए होगा। ठीक है, तो राजा अभी भी मोनार्क नहीं बनेगा, सी अभी वो मोनार्क नहीं होगा, क्योंकि सारी पावर राजा के पास अभी भी नहीं है, अभी भी पावर सेंटर्स हैं अलग अलग, अभी भी आपका राजा क्लैन लीडर्स पे डिपेंड कर रहेगा फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी। तो राजा अभी भी अकाउंटेबल होगा,
राजा अभी भी आंसरेबल होगा टू दीज क्लैन लीडर्स। इसलिए हमने देखा कि सभा और समिति का कैरेक्टर चेंज हो गया। ये जो लोकल इलीट्स है इनका राइज हुआ, ब्राह्मणास का साथ साथ राइज हुआ, तो ये जो है ये डोमिनेट करने लग गया आपका। तो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर आपका लेस डेमोक्रेटिक हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर भी आपका पावरफुल मोनार्क नहीं था जहां पे सिंगल सेंटर ऑफ पावर हो, सारी की सारी पावर राजा में कंसंट्रेटेड हो, ऐसा नहीं था। तो यहां से हमने क्या देखा कि राजा वाज नॉट दैट पावरफुल। इसलिए राजा क्या है, इसलिए राजा है आपका वॉर के टाइम पे विश मतलब आम आदमी, कॉमन मासेस, इनके साथ एक थाली में खाना खाता था, बिकॉज राजा नीडेड द सपोर्ट ऑफ दीज कॉमन पीपल हु वर लेड बाय लोकल इलीट्स। तो यहां पे आपका पॉलिटी आपका कवर होता है। सी हमने पॉलिटी और इकोनॉमी कवर कर चुके हैं।